वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस्लामाबाद में होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अपने मंतकी अंजाम तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अब डिबेट करना, बात करना ज़रूरी है। और इसी हवाले से हमारी आपने देखा कि ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी रहता रहा है। डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी आप देखते रहे हैं कि गुफ्तगू होती रही है पिछले कुछ रोज़ से, और आज भी हम इसी टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और ब्रेक से पहले भी हम इसी मौजू पर बात कर रहे थे। अब ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं दो अहम शख्सियात, जो कि एक तो स्टूडियो में है रिजवान अब्बासी साहब, हमारे खुसूसी रिपोर्टर हैं जिन्होंने तमाम तर सूरत हाल और तमाम तर ये जो एक्टिविटीज़ होती रही इस्लामाबाद में उसको बड़ा अच्छे से कवर। थैंक यू सो मच रिजवान फॉर योर टाइम। एंड इसके साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब। आप डिफेंस एनालिस्ट हैं और उनसे भी बात करेंगे। रिजवान, अगर आपकी इजाजत होते शुरू प्लीज आप करिए उनको। सही, थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, कल से जितनी भी हमने देखी गुज़श्ता 2 दिन जो भी डेवलपमेंट्स होती रही हैं, आप उसको कैसे देखते हैं डिप्लोमेसी के इस अरीना के अंदर, जहां हमने डायरेक्ट, जहां हमने इनडायरेक्ट ट्राइलेटरल गुफ्तगू हुई। हाउ वुड यू कंक्लूड दीज टॉक्स एज? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जब जंग जारी थी और दुनिया की कोई बड़ी ताकत और कोई और मुल्क तैयार नहीं था कि आप दरमियान में आए और उसमें मीडिएट कराए। इट वॉज ओनली पाकिस्तान जिसने वॉलंटियर किया, क्योंकि पाकिस्तान इसलिए है, पाकिस्तान ने सॉलिडरिटी शो की ईरान के साथ भी, हमारे जीसीसी कंट्रीज के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी है, सेम अमेरिका के साथ भी थे। देयरफॉर देखें जिस तरीके से हमने ये बेड़ा उठाया, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ने, फिर माशा आसिम मुनीर ने और फॉरेन मिनिस्टर, इन सब की बड़ी अनथक मेहनत थी। स्पेशली 7-8 अप्रैल की जो रात थी, जब डेड लाइन थी गुजरने वाली थी, और देन वी सॉ इंटेंस डिप्लोमेसी, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया इट वाज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो बराबर राब्ते में थे अमेरिका और ईरान के साथ, और सीज फायर इसका हुआ। और इसके बाद देखे कि हमने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और हमारी ये तो थी और है भी है कि किसी कॉमन ग्राउंड पे तमाम फरीकैन पहुंचे, और पाकिस्तान में उनका आना भी यही मतलब था कि वो भी चाहते थे अमन हो, पीस हो। सो पाकिस्तान की उसमें भी कामयाबी है, यहाँ पे आए, बातचीत की हाईएस्ट लेवल पे आए, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान उस पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान ने इनको फैसिलिटेट किया, और हम ये कह सकते हैं इस बातचीत में मुस्बित पेशरफ्त हुई है, और इसमें हम इसको कभी नहीं कह सकते नाकाम हुआ है। कामयाब अब बातचीत हुई, और उससे ट्रंप के उस पोस्ट से चीजें क्लियर बनती हैं कि उन्होंने कहा कि इस तरह की बातचीत हुई है तो हम जंगबंदी को उन्होंने कहा हम जारी रखना चाहेंगे। सो दैट इज द क्रेडिबिलिटी हमने यहाँ से उनको दी है। सवाल उन्होंने कहा एक न्यूक्लियर के अलावा बाकी चीजों पे अंडरस्टैंडिंग हुई है। सो पाकिस्तान का आप देखें कि इस्लामाबाद का एक न्यूट्रल प्लेस के तौर पर सामने आया है। इस्लामाबाद एक एज ए प्लेस है जहाँ पे पीस पे एज ए ब्रिज है पीस के लिए, और पाकिस्तान ये इस्लामाबाद एक प्लेटफॉर्म है फ्यूचर के लिए। पाकिस्तान का स्टेचर देखें कि मार्के हक, मैं इसको मार्के हक कहता हूँ 2.0, क्योंकि मार्के हक 1 में हमने इंडिया को फिजिकली शिकस्त दी थी, लेकिन हमने इसमें लड़े बगैर उनको शिकस्त दी। और जिस तरीके से पाकिस्तान का स्ट्रक्चर बड़ा है, दुनिया की सारी नजरें पाकिस्तान पे थी, और पाकिस्तान दुनिया भर के लोगों की उम्मीदों पे ऊपर आया, क्योंकि सबकी नजरें इस्लामाबाद में थी। क्योंकि जंग से जो डिस्ट्रक्शन होने वाली थी, जो लूमिंग थ्रेट जो अमेरिका की तरफ से था, हमने उसको अवॉइड कर दिया। आज देखें कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है, एंड यू विल सी कि इस्लामाबाद 2.0 भी पाकिस्तान में ही होगा, और फाइनली एग्रीमेंट भी पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान ने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है। सीज फायर इंटैक्ट रहना और आगे बढ़ना सबसे बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल यकीनी तौर पर सर आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन अब जिस तरह से जेडी वेंस की स्टेटमेंट थी कि हमने फाइनल ऑफर दे दी है ईरान को, अब क्या लगता है कि नाउ द बॉल इज इन ईरान कोर्ट? क्योंकि जिस तरह से जेडी वेंस की चीज़ें और बातें और बयानात सामने आ रहे हैं, अब आपको जैसे उन्होंने कहा कि हमने अपनी रेड लाइंस भी बता दी हैं, आपको लगता है कि अब दोनों के पास स्पेस है, गुंजाइश है बात करने की? बिल्कुल है। देखिए, जेडी वेंस ने भी वही बात की, उन्होंने न्यूक्लियर का मेंशन किया और कोई बात नहीं की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी यही बात की है। मतलब वो चाहते ये हैं, देखें कि इस बातचीत से पहले जो मस्कत में बातचीत हुई, जो जेनीवा में बातचीत हुई, उस वक्त ईरान जीरो इन्वेस्टमेंट पे ऑलमोस्ट वो मान गया था। लेकिन अब ईरान समझता है उनके पास एक एज है, वो प्रिवेल कर गए। सो देयरफॉर वो चाहते हैं जब वो आए तो अब वो कह रहे हैं कि भाई हम जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो रिक्वायरमेंट्स है पीसफुल मीन्स के लिए, हम वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे।
दैट इज वन थिंग। अब दिस इज अराउंड 3.6 3.7 बनता है, जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में ओबामा के दौर में हुआ था। तो दैट इज वन। तो इसमें तो हो सकता है। अब मेजर सवाल आते हैं तो दैट 460 kg 970 पाउंड्स ऑफ इनरिच यूरेनियम, अब ये कह रहे हैं कि आप इनको हमें हैंड ओवर कर दें, क्योंकि ये इनरिच यूरेनियम से 10 बम बन सकते हैं। तो उस पर प्रॉब्लली कंटेस्ट हो रहा है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि चाइना और रशिया भी सपोर्ट करेंगे कि ये आप जो इनरिच यूरेनियम है दे दे, किसी थर्ड कंट्री को दे दें। पहले एक कंसेप्ट चला भी था, देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ कंसोर्शियम, जिसके उन्होंने कहा था इनके पास हम रखवा देते हैं। मेरा ख्याल में जब ये बातचीत चलेगी और जिस तरीके से अभी जो ट्रस्ट डेफिसिट था उससे निकल गए हैं आफ्टर 47 ईयर्स, पहली दफा हमने सामने बैठे हैं, पहली दफा पाकिस्तान ने इनको हाथ मिलवाया, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है। और यकीनन ये देखें कि जो भी मुल्क काम करता है अपने इंटरेस्ट करता है, ईरानीज भी स्टैंड अकॉर्डिंगली ले रहे हैं, अमेरिकन भी ले रहे हैं, लेकिन जीसीसी कंट्रीज का भी एक बहुत बड़ा स्टेक इसमें इन्वॉल्व है। सो देयरफॉर जब भी हम बात करते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर की बात होगी, वहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज की भी बात होनी है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स जीसीसी कंट्रीज भी हैं। सही सर, आप हमारे साथ ही रहेगा। इन स्टूडियो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रिजवान अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, मुझे बताइएगा, 2 दिन 3 दिन आप वहाँ पर मौजूद रहे कन्वेंशन सेंटर में, जो कुछ एक्टिविटीज़ की आप उसको मुसलसल आप टीवी पर थे और अपडेट भी करते रहे सारी दुनिया को भी। मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर मौजूद था, किस तरह की एक्टिविटीज़ थी, किस तरह के इंतजाम आपने देखे? सबसे पहले तो मैं ब्रिगेडियर साहब का भी उनके हवाले से भी अप्रिसिएशन करूँगा कि ये भी हमने वहीं पर देखे, और इंटरनेशनल मीडिया को ये भी गाहे बगाहे अपनी जो तजर्बा है उसकी रोशनी में करते रहे। तो गज़ल बड़ा बेहतरीन इवेंट था, बहुत ज़बरदस्त था। और सबसे अहम बात ये थी कि इस इवेंट को लेकर जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उसने बड़े बेहतरीन इंतज़ाम कर रखे थे। जिस तरह तमाम इंटरनेशनल मीडिया, तकरीबन 50 से ज़ायद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके जो नुमाइंदगान थे वो हमने वहाँ पर देखे। और खुशी की बात यह है कि जब हम वहाँ पर मौजूद थे मीडिया सेंटर में, तो ब्रिगेडियर साहब भी वहीं पर थे, और जो स्क्रीन्स लगी हुई थी उन स्क्रीन्स पर सिर्फ इस्लामाबाद था। और ये हम लोगों के लिए बड़ी एजाज़ की बात भी है, फ़ख्र की बात भी है। और अगर हम बात करें इस पूरे इवेंट को लेकर, तो तमाम जो मुसद्दक़ा जो ख़बरें थीं उस पर रिलाई किया जा रहा था। जिस तरह अपनी तरफ से कोई ख़बर या जो अपने सोर्स की जो ख़बर हुआ करती थी उसको काफ़ी रोका गया। और ये इसमें हुकूमत पाकिस्तान और बिलखसूस फ़ॉरेन ऑफिस का बड़ा किरदार रहा है। जिस तरह जो खबर, जो चीज़ वो पाकिस्तानी मुकामी मीडिया को देते थे तो उसी को हम ऑन एयर करते थे। और इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें गज़ल तकरीबन जो ईरानी वफ़द था उसमें 70 से ज़ायद लोग शामिल थे, और उसमें जर्नलिस्ट भी थे ईरानियन। तो एक तो हमारा सोर्स ईरानियंस भी थे, और दूसरी जानिब जो अमेरिका का जो वफद था वो भी एक बड़ी तादाद में लोग अमेरिकन के साथ आए हुए थे। और फिर इसके अलावा जो प्राइवेटली जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनकी बड़ी तादाद में जो नुमाइंदगान थे वो मौजूद थे। और फिर चूँकि पाकिस्तान के जो हमारे जर्नलिस्ट थे उनका उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या ईरानी वफद के साथ रब्ता नहीं था, और ना ही जो अमेरिकन्स थे उनके साथ था, तो हम उसी इंटरनेशनल ख़बर पर रिलाई कर रहे थे। दूसरी जानिब ये जो तमाम तर जो एक्टिविटीज़ थी, इसमें जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसाक डार, उनका बड़ा एक कलीदी रोल रहा है। दफ्तर ख़ारजा ने बड़े बेहतरीन अंदाज में ये तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की, जो मुकामी मीडिया था उनको भी फैसिलिटेट किया। और फिर उसके बाद जो अच्छे ये मुज़ाकरात जहाँ पर हो रहे थे उसी के 1 किलोमीटर के अंदर ही ये जो मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर था वो कायम था। और एक बड़ा बेहतरीन दिन था, यानी 47 साल यानी निसफ सदी होने को थी, निसफ सदी थी। और पाकिस्तान का जो किरदार रहा, सालिस का किरदार, बड़ा मुअस्सर अंदाज में पाकिस्तान ने तमाम चीज़ों को लेकर चला। अनफॉर्चुनेट के इस्लामाबाद माहिदा नहीं हो सका, लेकिन फिर भी जब जो जेडी वैनिस थे और जो ईरानी स्पीकर थे पार्लियामेंट के मोहम्मद बाकर कोलिबॉफ, जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जब उनके जो मुज़ाकरात थे वो जब आखिरी मराहिल में पहुँचे तो उनकी आपस में बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू हुई। और फिर जो ही ये मुज़ाकरात ख़त्म हुए, जेडी वैंस ने जो अपनी तरफ से एक प्रेस ब्रीफ किया, तो फिर उसके बाद हमने देखा कि वो पॉइंट भी हमारे सामने है। अच्छा रिजवान, आप हमारे साथ ही रहेगा। मैं चाहती हूँ सर की दीगर चैनल्स पर भी एंगेजमेंट है, उनसे भी एक लास्ट कमेंट ले लें। सर मैं चाहती हूँ आप एक चीज़ पर जरूर कमेंट कीजिएगा। एक ट्वीट है जिसमें अब हम देख रहे हैं कि इफ ईरान डज नॉट ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़
they will impose a naval blockade so that Iran ships won't be allowed to pass either. तो अब अगर ये यहाँ तक सूरत हाल पहुंच जाती है तो फिर तो इससे चाइना पे इफेक्ट होगा। अगर अमेरिका की जानिब से इस तरह की बयानबाजी की जा रही है ट्रंप की जानिब से और ये ट्वीट सामने आ रहे हैं तो ये बिल्कुल देखेंगे प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं, और स्पेशली जब पोस्ट टॉक्स के बाद आप मैसेज दे रहे होते हैं भाई हम ये कर सकते हैं, कैपेबिलिटी है, फिर आप एक रेटरिक के तौर पे भी, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के तौर पे आप बता रहे हैं कि भाई ये आप कंसेशन हमें दे, हम ये कर सकते हैं। तो एक मैसेजिंग इसमें है, तो समझ ले प्रेशर है कि आप जो बातचीत रह गई है उसको कंप्लीट करें और ये करें। और देखें कि अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो अव्वल तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है, दैट इज वन थिंग। किसी जमाने में देखें गल्फ वार जो पहली हुई थी उसमें 42 कंट्रीज अमेरिका के साथ थे। आज अमेरिका के साथ इजराइल के अलावा कोई नहीं है, और इजराइल की इतनी जरूरत नहीं है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाली साइड पे आ जाए। तो बड़ा मुश्किल होगा। तो ये ही कर सकते हैं, आउट ऑफ दैट जो एरिया बनता है, जो ईरान का जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज पर द लॉ 24 नॉटिकल माइल्स उनका एरिया बनता है, 200 किलोमीटर जो नॉटिकल माइल्स है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। उससे बाहर आके बैठ के जहाजों को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, अंदर कूद के नहीं कर सकते हैं। लेकिन उससे फर्क जिस तरह हमने बात की है, देखिए इंटायर एशिया जो है वो इस ऑयल और गैस पे डिपेंडेंट है 80%, सो इंक्लूडिंग नॉट ओनली चाइना है, ये अमेरिकन एलाइज बैठे हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, इंडिया है, और बहुत सारी, इवन पाकिस्तान इज डिपेंडेंट। सो लाइकली मैं समझता हूँ इज ए सॉर्ट ऑफ ए स्ट्रेटजी, प्रेशर टैक्टिक्स है, और ये विद पैसे अच्छा चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। सही, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है जो सामने आ रहा है, जो ट्वीट सामने आई है। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद, और डिस्कशन का ये सिलसिला जारी इसी तरह से रहेगा। रिजवान आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। यहाँ पर लेते हैं न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।